TCS 188 सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, इसका आज का हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 3 या आप कैसे यूनिट नंबर जो हमारा 3 रहेगा, अनुप्रयोग समाज मनोविज्ञान शोध, यानी अनुप्रयोग समाज मनोविज्ञान का हम शोध नंबर 1 देखेंगे। और इसमें जो चैप्टर नंबर 3 रहेगा, यूनिट नंबर जो हमारी 3 रहेगी, उसमें से हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में शोध विधियां क्या होती हैं, यानी अनुप्रयुक्त जो समाज मनोविज्ञान है उसमें कई सारी शोध विधियां हैं, तो उन्हीं शोध विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे क्या होती है क्षेत्र शोध अध्ययन विधि, यानी क्षेत्र शोध अध्ययन विधि होती है, ये भी इसको हम देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट जो हमारी रहेगी क्षेत्र प्रयोग विधि, नेक्स्ट क्या हमारी रहेगी फिर क्षेत्र प्रयोग विधि। तीसरी जो हमारी विधि रहेगी, ठीक है, तीसरी अगर विधि की बात करें स्वाभाविक प्रेक्षण विधि, इसकी हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी रहेगी सर्वे शोध विधि, क्या रहेगी, सर्वे शोध विधि, यानी जिसमें सर्वे और आंकड़ों को लेकर के शोध किया जाता है या रिसर्च की जाती है, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट रहेगी ऐतिहासिक शोध रहेगा या ऐतिहासिक शोध विधि से हम बोलेंगे। और आखिरी हमारी रहेगी सह संबंध शोध विधि। इन सभी जितनी भी शोध विधियां हैं, तो इन सभी शोध विधियों के बारे में इस चैप्टर नंबर 3 में हम विस्तार से देखेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, शोध विधियों के बारे में जरूर रहेगा, इसीलिए क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान में शोध विधियां, व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान के कुछ उद्देश्य परिस्थितियों में शोध समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। देखो व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान में उद्देश्यों को लेकर के, परिस्थितियों के लेकर के तमाम तरह के अध्ययन या शोध, तमाम समस्याओं के शोध के लिए अध्ययन किया जाता है और उनमें से कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी व्यवहारिक सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसमें क्या किया जाता है, जो समस्याएं होती हैं उनका शोध किया जाता है और शोध करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए व्यवहारिक शोध विधि, जो सबसे पहली जो हमारी शोध विधि क्या है, व्यवहारिक शोध विधि है, ठीक है। उदाहरण के लिए व्यवहारिक शोध के अंतर्गत वास्तविक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के व्यवहार के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। देखो व्यवहारिक शोध विधि का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति एक सामान्य परिस्थिति में कैसे व्यवहार करता है या उसके अस्पष्ट कैसे हैं या वो कैसे क्रिया करता है उसको किया जाता है। यानी व्यवहारिक शोध विधि में किसी भी व्यक्ति है या अर्थात कह सकते हैं कोई भी मनुष्य है, तो कह सकते हैं कि व्यवहारिक शोध विधि में देखा जाएगा कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वह सामान्य परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से रिएक्ट करता है, या आप कह सकते हैं किस प्रकार से वो अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, इसको देखा जाता है व्यवहारिक शोध विधि में। इसके अंतर्गत वास्तविक परिस्थिति में किसी व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए, यानी इसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी वास्तविक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहारों का भैया मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में या वास्तविक परिस्थिति में किस प्रकार से वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। देखो व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह के व्यवहारों को बदलाव लाने के लिए मनोविज्ञान विधियों का प्रयोग करता है। यानी व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान को क्या बोला जा रहा है कि जो व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान है, ठीक है, उसमें किसी व्यक्ति के या किसी समूह में बदलाव लाने के लिए हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक जो शोध विधि हैं उनका प्रयोग करते हैं, समूह अवधि को जानने का प्रयास करते हैं, जिससे उन्हीं प्रविधियों को पुनः अन्य समूहों पर लागू करने में वक्त और संसाधनों को हम क्या करते हैं, संसाधनों से बच सकते हैं। देखो व्यवहारिक और जो सामाजिक मनोविज्ञान है, ठीक है, व्यवहारिक और सामाजिक मनोविज्ञान के जरिए हम क्या करते हैं कि व्यक्तियों के व्यवहार में या किसी समूह के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए हम क्या करते हैं, कई सारी वैज्ञानिक शोध विधियों का प्रयोग करते हैं और उसका जो रिजल्ट निकलता है, अगर हमें अन्य कहीं पर लागू करना है तो उन रिजल्टों को, उन शोधों को क्या करते हैं, हम उसको लागू करते हैं और उससे हमारे समय और संसाधन की बचत होती है। इसी तरह से कुछ शोध विधियां की उत्पत्ति हैं। इसी तरीके से क्या हुआ, कुछ और भी शोध विधियों की उत्पत्ति हुई है जिन्हें समय श्रेणी, यानी जिनको हम कह सकते हैं कि समय और श्रेणी के अनुसार, ठीक है, अगर समय की बात करें या श्रेणी की बात करें तो उनको स्वाभाविक प्रेक्षण या प्रयोग के आधार पर, या उनको सामाजिक प्रेक्षण हो या शोध के आधार पर जिनका प्रयोग क्या होता है, वास्तविक परिस्थिति में लंबे समय तक समूह में किया जाता है। देखो ये जो शोध विधियाँ होती हैं, ठीक है, ये जितनी भी शोध विधियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं या इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये जितनी भी शोध विधियां हैं इनका लंबे समय तक
हम कह सकते हैं या इनका अध्ययन या इनका प्रयोग किया जा सकता है। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान में शोधकर्ता की तरह से कार्य करते हैं, यानी व्यवहारिक सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसमें शोधकर्ता क्या करते हैं, काम करते हैं और शोध विधियों का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने का प्रयास करता है। यानी कह रहे हैं कि व्यवहारिक सामाजिक जो मनोविज्ञान है भैया, व्यवहारिक सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसमें जो शोध करने वाले, जो रिसर्च करने वाला भैया इंसान है ना, वो भैया लगातार खोज करते रहते हैं। क्या कर रहे हैं वो सारे लोग क्या करते हैं, लगातार खोज करते रहते हैं और व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है भैया, इंसान पर क्या फर्क पड़ रहा है या इंसान के बिहेवियर में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसके स्वभाव में क्या परिवर्तन आ रहा है, उन चीज़ों को वह लगातार जानने का प्रयास करता रहता है। यानी भैया समाज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति कैसा रिएक्ट करता है, या व्यक्तियों पर समाज का क्या प्रभाव पड़ेगा, या परिस्थितियां बदलेंगी तो व्यक्ति में क्या परिवर्तन आएगा, उन पर लगातार क्या होता रहता है, उन पर लगातार शोध होते रहते हैं और व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों को जानने का लगातार प्रयास होता रहता है। ठीक है। अतः प्रायः व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले शोध किसी संगठन के अंदर व्यवस्थित तरीके से शोध एवं कौशल के आधार पर योजना बनाकर किया जाता है। कह रहे हैं व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो शोध किए जाते हैं, इनको शोध को जो किए जाते हैं इनको कौशल के आधार पर, यानी इनको तकनीक यानी व्यवस्थित तरीके से शोध किया जाता है। यानी व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान में कह रहे हैं कि जो शोध किया जाता है, जो रिसर्च किया जाता है, ठीक है, जो शोध करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनकी भैया पूरी तरीके से पहले क्या बनाते हैं, पूरी योजना बनाते हैं भैया, रणनीति बनाएंगे कैसे शोध किया जाएगा, कैसे क्या करेंगे, इनका पूरी तरीके से क्या किया जाता है, रणनीति बनाई जाती है, यानी योजनाएं बनाई जाती हैं। यानी किस तरीके से शोध करने के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, क्या क्या प्रयोग करेंगे, यानी टेक्निक यानी कौशल के आधार पर योजना को बनाया जाता है। आइए हम व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाली कुछ शोध विधियों की अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले रहेगा क्षेत्र शोध विधि क्या होती है। सबसे पहले हमारी जो शोध विधि क्या है, क्षेत्र शोध विधि क्या होती है। देखो, क्षेत्र शोध अध्ययन विधि, क्षेत्र शोध अध्ययन जो विधि है व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है। क्षेत्र शोध अध्ययन विधि क्या है, एक महत्वपूर्ण विधि में से मानी जाती है। इस तरह के शोधों में व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। भैया व्यक्तियों का जो व्यवहार है, ठीक है, इंसान का जो व्यवहार है, इंसान कैसे रिएक्ट करता है, उसके विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। स्वाभाविक स्थिति में किया, यानी जो इंसान है, इंसान जो है वह स्वाभाविक स्थिति में, ठीक है, यानी जो मनुष्य है वह स्वाभाविक स्थिति में या स्वाभाविक परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करता है या कैसा व्यवहार करता है, इन्हीं चीज़ों को जाना जाता है। जब प्रयोगशाला का प्रयोग बहुत सीमित रूप से किया जाता है, यानी जब प्रयोगशाला में जो प्रयोगशाला का मतलब जहाँ रिसर्च की जाती है, ठीक है, जब प्रयोगशाला में बहुत सीमित रूप से इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रयोगशाला में इनका प्रयोग सीमित रूप से किया जाता है। क्षेत्र अध्ययन के अंतर्गत शोधकर्ता वातावरण में सीधे तौर पर बदलाव नहीं करता, यानी क्षेत्र अध्ययन जो शोध विधि है उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा शोधकर्ता है वह वातावरण यानी इन्वायरमेंट में वह परिवर्तन या बदलाव नहीं कर सकता है। यह एक अप्रायोगिक शोध डिजाइन है, यानी ये जो शोध विधि है या इसको हम प्रयोग में बहुत कम ले सकते हैं, जिसमें शोधकर्ता वातावरण में पहले से मौजूद कारकों पर कार्य, यानी जो इसमें जो शोधकर्ता हैं, जो भैया रिसर्च करने वाले हैं, जो हमारे वातावरण में पहले से चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं चीज़ों पर वह काम करते हैं, यानी नई चीज़ों पर नहीं, बल्कि जो हमारे वातावरण में पहले से चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं पर वो क्या करते हैं, शोध करते हैं या उसकी रिसर्च करते हैं। व्यवहारों का यानी व्यक्ति का व्यवहार कैसे है, उसके मूल्य कैसे हैं, उसकी धारणा कैसे है, व्यक्ति का सामाजिक दृष्टिकोण कैसा है, ये इनको लगाने में मदद करते हैं। इस तरह के शोध को मुख्य उद्देश्य स्वाभाविक स्थिति में व्यक्तियों पर प्रेक्षण और अंतरक्रिया के आधार पर समझा जाता है। यानी इस तरह के जो शोध किए जाते हैं, व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, इन सबको जानने के लिए किया जाता है। उदाहरणतः शोध इन शोधों के दौरान साक्षात्कार और प्रेक्षण के द्वारा सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार को समझा जा सकता है। यानी इन चीज़ों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के जो सामाजिक परिस्थितियां हैं इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनको हम क्या साक्षात्कार के जरिए या प्रयोगों के आधार पर सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार को, यानी सामाजिक परिस्थिति में ध्यान रखना,
पहली जो हमारी विधि है कह करी है कि भैया जो सामान्य स्थिति में, सिंपल या सामान्य कोई ऐसी स्थिति नहीं, बहुत खास स्थिति नहीं, सामान्य परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार कैसे होगा या समाज में व्यक्ति अपना रिएक्ट कैसे करेगा, उन सब चीज़ों को समझा जा सकता है या जाना जा सकता है। ये क्षेत्र शोध विधि कहती है। यानी क्षेत्र यानी किसी विशेष क्षेत्र में या कह सकते हैं कि वातावरण में जो व्यक्ति है वह कैसे रिएक्ट करता है, इसमें जो प्रयोग किया जाता है, इसमें जो अध्ययन किया जाता है, वो जो पहले से चीज़ें वातावरण में मौजूद हैं उन्हीं के आधार पर चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्षेत्र शोध की विधियां कौन कौन सी हैं? अब जैसे इसमें दिया गया है क्षेत्र शोध विधियों का परिचालन निम्न, यानी क्षेत्र शोध विधि जब की जाएगी तो कैसे की जा सकती है। पहला प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, यानी प्रत्यक्ष यानी जाकर के भाई प्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है। देखो, इस विधि के अंतर्गत शोधकर्ता बाहर से प्रेक्षण करते हुए समाज के किसी व्यक्ति के बारे में सूचना इकट्ठा करता है। यानी अगर इस शोध विधि का प्रयोग किया जाता है तो जो शोधकर्ता होगा वह क्या करेगा, समाज में व्यक्तियों के बारे में भैया सूचना इकट्ठा करेगा ना, जानकारी होगी तभी तो शोध करोगे लोगों के बारे में। अरे भाई मेरे, जब एक व्यक्ति को देख करके दूसरे व्यक्ति में जो परिवर्तन आते हैं, जब तक व्यक्तियों के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो कैसे शोध होगा। यानी सबसे पहले भैया क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति, समाज में जो व्यक्ति हैं उनके बारे में भैया जानकारी इकट्ठा करो, कैसे हैं, कौन है, सारी चीज़ों को पता करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें व्यक्ति की परिस्थितियों और उसकी स्थिति के अंतर क्रिया के बारे में सूचना मिलती है। यानी इससे क्या मिलती है, जो व्यक्ति है वह किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार से अंतर क्रिया करता है, यानी किस प्रकार से वो प्रतिक्रिया देता है, इन चीज़ों को विस्तृत जानकारी मिलेगी। अगला जो है सहभागी प्रशिक्षण क्या होता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता प्रेक्षण के साथ साथ स्वाभाविक परिस्थितियों में सहभागी रूप से भाग लेता है। यानी इसमें जो शोधकर्ता है वह भी साथ साथ परिस्थितियों में, जो स्वाभाविक परिस्थितियाँ उसमें भाग लेता है। शोधकर्ता सहभागी के साथ साथ सहकर्मी के तरह घुल मिल जाते हैं और उनके प्रत्येक व्यवहारों के निर्णयों में सहभागी बनता है। शोधकर्ता सहभागी के साथ वार्तालाप करता है और गहराई से उसको विचारों की जानने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे तुमको शोध करना है, ठीक है, तुमको शोध करना है कि भैया दक्षिण यानी साउथ के लोगों का व्यवहार कैसा है, तो तुमको यहाँ से सूचना इकट्ठा करके नहीं करना है, बल्कि तुमको सहभागी बनना है। यानी जाओ साउथ में अपना पूरा अपना रहने का सामान वामान लेकर जाओ, उन्हीं के यहाँ रहो। यानी साउथ के लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो कैसे रिएक्ट, यानी जब हम किसी शोध को करने के लिए हम वहीं चले जाएं और उनके साथ, मान लो कि मुझे किसी एक इंसान है, उस व्यक्ति पर, उन पर शोध करना है कि वो गुस्सा कैसे करता है या व्यवहार कैसे करता है या किसी भी परिस्थिति में रिएक्ट कैसे करता है, तो हमें उसके साथ मैं रहना शुरू कर दूं। क्या उसके साथ रहूं, आऊं जाऊं, जहां हो जाए वहां मैं जाऊं, घूमी फिरूं, उसी के साथ रहूं। यानी हम उन्हीं के साथ जब रहना, सहभागी बन जाए, जब इस टाइप का शोध किया जाता है, इन्हीं को क्या बोला जाएगा, सहभागी प्रशिक्षण। यानी हम भैया उनके साथ रह करके उनके साथ शोध कर सकते हैं। भैया जब हमें शोध करना, एक तो भैया हो गया, भैया हमने किसी के बारे में सूचना इकट्ठा कर ली, तो इंसान कैसा, व्यक्ति कैसा रिएक्ट करता है, सूचना के आधार पर हमने शोध कर दिया। दूसरा, उन लोगों के साथ हमने रहना शुरू कर दिया, यानी कह रहे हैं उन लोगों के साथ हम सहभागी बन गए। सहभागी का मतलब होता है उनके साथ हमने पार्टनर हो गए, यानी वो लोग जो रहते हैं अब उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर बन गए, यानी उनके साथ रह करके शोध किया जा रहा है। इसको बोलते हैं सहभागी प्रेक्षण। अगला जो रहेगा हमारा रहेगा एथनोग्राफी क्या होती है। इस विधि में शोधकर्ता और मनोवैज्ञानिक प्रेक्षण द्वारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य को जानने के साथ साथ व्यक्तियों के सांस्कृतिक मूल्यों को भी जानने का प्रयास करता है। एथनोग्राफी का मतलब होता है, इस शोध विधि में क्या होता है भैया, कि जब इस क्या करते हैं कि जब शोध किया जा रहा है कि व्यक्ति विशेष परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करता है, तो उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति यानी उसकी सांस्कृतिक मूल्यों को भी जानने का प्रयास किया जाएगा। शोधकर्ता समुचित समुदाय का अध्ययन बिना उसके जीवन में बाधा डाली हुई करता है। यानी एथनोग्राफी में क्या होता है कि जो शोध करता है, जो जहाँ पर भैया शोध करना है, उनके जीवन में हमें बाधा नहीं डालनी है, बल्कि चुपचाप यानी बाधा डाले हुए शोध किया जाएगा। शोधकर्ता सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यक्तियों के व्यवहारों का जानेगा और उनके सिद्धांत का निर्माण करता है, जिसका क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। देखो, जब हम कहीं पर किसी के संस्कृति और कल्चर का शोध करें ना, ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, जब हम किसी की संस्कृति का खोज करें भाई कि इनकी संस्कृति कैसे है, इनका कल्चर कैसे है, इनका रहन सहन कैसे है, तो वहाँ पर हम कोई भी नकारात्मक बातें या उस समाज के बारे में ये ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है, ऐसी बातें ना लिखें। सिर्फ हम अपना शोध ही करें, वहीं तक सीमित रहें। अगर मान लो कि हमने शोध किया, मान लो कि मैं किसी विशेष समाज के ऊपर शोध कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि समाज ऐसा है, गंदा है, या इनके व्यवहार अच्छे नहीं है, या इनकी
उनकी परंपराएं ठीक नहीं, इस प्रकार से क्या अगर किया जाएगा तो उनके जीवन में बाधा पड़ेगी। यानी जब शोध किया जाए, जब हम क्या करें, हम यहाँ पर जो शोध कर रहे हैं, जब सांस्कृतिक मूल्यों का हम शोध कर रहे हैं तो उनके जीवन में बिना बाधा डाले उनके सांस्कृतिक मूल्यों पर कोई कटाक्ष ना किया जाए भाई, या गलत टिप्पणी ना किया जाए। यानी जब तुम शोध करो, शोध में अपने रिजल्ट में उसमें कुछ गलत बातें लिख रहे हो उनके बारे में, या माइंडसेट एक समाज में ऐसा बने, ऐसा यानी उनके जीवन पर किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। यानी हम उनके सांस्कृतिक मूल्यों को समझ लें, यानी भैया उनका संस्कृति कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, सारी चीज़ों को हम जाने, यानी इसी को बोलेंगे एनोग्राफी। ठीक है, यह गुणात्मक अन्वेषण विधि है जिसमें शोधकर्ता आंकड़ों को संग्रह करने के साथ साथ उनको मानक आरक, यानी इसमें जो शोधकर्ता भैया वो तो डाटा, यानी आंकड़े का मतलब क्या होता है, डाटा, उसने डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा इकट्ठा कर लिया, अब क्या करेगा, उसको संग्रह करके उनका मानक के आधार पर यानी स्टैंडर्ड के आधार पर क्या करेगा, उनको आरेख बनाएगा, इनकी रूपरेखा बना के करता। अगला है गुणात्मक साक्षात्कार करता। देखो गुणात्मक साक्षात्कार को देखो यह एक ऐसी विधि है जो शोधकर्ता को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की गहराई में, यानी गुणात्मक जो साक्षात्कार है क्या है, या जो शोधकर्ता या जो रिसर्च करने वाला है उसको सामाजिक घटनाओं में गहराई जानने में मदद करता है। साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता सहभागियों से कुछ प्रश्न पूछ करके जानकारी इकट्ठा करेगा। साक्षात्कार औपचारिक कह सकते हैं, संवादी, अर्धसंगठित, तीनों मिलजुल कर हो सकता है। शोधकर्ता सहभागी के विचारों, अनुभवों और धारणाओं को जानने का प्रयास। देखो साक्षात्कार, मान लो हमें कहीं पर शोध करना है, मान लो तुमको कहीं रिसर्च करने जाना है, तो तुमको गुणात्मक साक्षात्कार का मतलब होता है कि वहां पर अगर तुम शोध करने जाओ ना तो लोगों से पूछो, जानो कैसे वो लोग हैं, क्या हैं, यानी उनका इंटरव्यू। मान लो कि हमें कहीं पर शोध करना है और हम वहाँ पे लोगों का इंटरव्यू ले, वहाँ पर जाएं, वहाँ से हम सबसे पूछे भाई, सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, यानी उनका स्वयं से उनसे पूछें, उनका जब इंटरव्यू लेंगे ना तो क्या होगा, हमें किसी भी शोध करने में क्या होगा, उनके विचार कैसे हैं, उनके गुण कैसे हैं, उनके अनुभव कैसे हैं, उनकी धारणाएं कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को जानने में क्या होगी, हमें मदद मिलेगी। इसी को बोलते हैं गुणात्मक साक्षात्कार। ठीक है, अगली जो हमारी विधि रहेगी क्षेत्र प्रयोग विधि। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र प्रयोग विधि। जैसा विदित है कि, जैसा विदित का मतलब जैसे आपको पता है या ज्ञात है, इसको बोला जाता है। ठीक है, जैसा विदित है कि प्रयोगशाला में प्रयोग में सहभागी को एक निश्चित परिस्थिति में रख करके अध्ययन किया जाता है। कह रहे हैं कि जैसे आप सबको पता होगा कि जब कोई रिसर्च की जाती, जब कोई शोध किया जाता प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में करते हैं तो जो सहभागी हैं, सहभागियों को एक निश्चित परिस्थिति में रख करके उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग एवं अध्ययन क्षेत्र में भिन्नताएं, प्रयोगशाला में जो प्रयोग होगा और जो अध्ययन क्षेत्र होगा उसमें भिन्नताएं होंगी। प्रयोगशाला प्रयोग के विपरीत क्षेत्र में अध्ययन वास्तविकता की परिस्थितियों का अध्ययन। जो प्रयोगशाला में जो अध्ययन किया जाता है, क्षेत्र कैसा है, यानी अध्ययन की वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। दूसरा मुख्य अंतर यह है कि क्षेत्र अध्ययन में सहभागी को यह ज्ञान नहीं होता कि वह शोध में भाग ले रहा है या नहीं। सहभागी पूरी तरीके से स्वाभाविक व्यवहार करते हुए शोधकर्ता को सच्ची जानकारी जुटाने में मदद करता है। देखो क्या होता है, जब हम कोई रिसर्च ना, कोई शोध ना प्रयोगशाला में जा कर के करें, उसमें जो सहभागी व्यक्ति है, जो आम लोग हैं या जिन पर रिसर्च हो रही, वो तो भाग नहीं ले रहे हैं ना, वो तो बाहर हैं भाई। हम तो प्रयोगशाला, हम तो किसी लैब वेब में रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, लेकिन जो हमने उनकी जानकारी ली है, स्वाभाविक व्यवहार करते हुए शोधकर्ता की सच्ची जानकारी में मदद करता है। यह विधि शोधकर्ता को नीति निर्माण करने में, जैसे स्वास्थ्य को, शिक्षा में, अपराध में, सामाजिक भलाई में बहुत ज़्यादा मदद, यानी क्षेत्र प्रयोग, यानी हम किसी भी क्षेत्र जो यानी बहुत बड़ा जो एरिया है, उन लोगों को जब हम शोध करें, उनको प्रयोग यानी क्या, प्रयोगशाला में उनका शोध किया जाता है। यानी हम फील्ड में जाकर के नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं भाई, किसी भी रिसर्च यूनिट या कैसे हम कह सकते हैं प्रयोगशाला में किया जाता है। इसमें जैसे हेल्थ सेक्टर हो, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, अपराध है, सामाजिक भलाई, इन सब चीज़ों को जानने में मदद मिलेगी। यह विधि शोधकर्ता की परिस्थितियों में परिवर्तन में करने में मदद करती है, जिससे वह मनोवैज्ञानिक प्रविधियों में विविध परिस्थितियों का प्रयोग कर सकता है। आइए चर्चा करें कि इसका क्षेत्र प्रयोग प्रयोगशाला में क्षेत्र में कैसे भिन्न है। देखो प्रयोगात्मक शोध और क्षेत्रात्मक शोध क्या होता है। देखो प्रयोगात्मक शोध क्या होता है, प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत प्रेक्षण नियंत्रण परिस्थितियों में किया जाता है। क्षेत्र प्रयोग में अंतर्गत प्रेक्षण स्वाभाविक परिस्थितियों में होता है। सहभागी किसी न किसी गुण के आधार पर समजातीय होते हैं, अर्थात गुणों में समानता होती है। सहभागी गुणों के आधार पर समान या भिन्न हो सकते हैं। प्रयोगशाला में कारक प्रभाव जो होते हैं, जैसे
कोई भी कारक या प्रभाव जो पड़ता है वह उसको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो क्षेत्र प्रयोग होगा उसमें कारकों को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं किया। ये जो हमारी विधि रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया है क्षेत्र प्रयोग विधि, यानी हम किसी क्षेत्र में जाकर के अगर उसमें प्रयोग करते हैं या रिसर्च करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र प्रयोग विधि। ठीक है, अरे इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको जरूर, क्योंकि एक ना एक विधि एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी और उसको लिख करके आपको आना ही पड़ेगा। अब जैसे स्वाभाविक प्रेक्षण विधि क्या होती है, स्वाभाविक प्रेक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता सहभागियों की गतिविधियों का प्रेक्षण उनके वातावरण में इस प्रकार से करता है कि सहभागी को यह जानकारी नहीं होती है कि उनका प्रेक्षण किया जा रहा है। एक क्या बोल रहे हैं कि स्वाभाविक प्रेक्षण विधि क्या होती है, जब हम किसी के व्यक्ति के ऊपर ना शोध कर रहे हैं या हम किसी इंसान के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उसको अनुमान ही नहीं कि मेरे ऊपर कोई रिसर्च कर रहा है, मेरा कोई अध्ययन कर रहा है या मेरे ऊपर कोई शोध हो रहा है। यानी स्वाभाविक प्रेक्षण विधि में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति पर शोध किया जाता है तो उसको क्या रहता है भाई, उनको जानकारी नहीं होती कि उन पर शोध किया जा रहा है। यह विधि शोधकर्ता को बिना किसी परिवर्तन या किसी परिस्थिति या चर के बारे में स्वाभाविक वास्तविक सामान्य जानकारी प्रदान करने में मदद करती है। देखो मान लो कि किसी को ये है भैया कि मेरे ऊपर शोध किया जा रहा है, अब मान लो कि मेरे ऊपर किसी ने बोला कि भैया तुम्हारे ऊपर हम शोध करेंगे, तुम्हारा नेचर कैसा है, तो इंसान क्या करेगा, बहुत अच्छा नेचर दिखाएगा, अच्छी बातें करेगा, लेकिन उसको पता ये नहीं है कि उसको ये बता नहीं है कि उस पर शोध रहा, तो उसका जो स्वाभाविक जीवन होगा वो वैसे जिएगा। भैया अगर वो गाली गलौज करता होगा तो गाली वाली भी लोगों को दे देगा, ठीक है, या जैसा जीवन होगा जो वैसे ही। अगर उसको हमने बता दिया पहले से तुम्हारे ऊपर शोध करेंगे और गाली गलौज करता है, झगड़ेलू व्यक्ति है, गुस्से करने वाला व्यक्ति है, चिड़चिड़ा व्यक्ति है, तो इन चीज़ों को नहीं करेगा, तो हमें क्या होगा कि हमें रियलिटी का भैया पता ही नहीं चलेगा। यानी ये बोल स्वाभाविक, यानी जो हम जिस व्यक्ति पर शोध कर रहे हैं उसकी स्वाभाविक परिस्थितियों को हम तब जानेंगे जब उसको कानो कान खबर ना हो। यानी हम जब किसी पर रिसर्च कर रहे हैं, जब हम किसी पर शोध कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को उस बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी ना होना, यानी इसी को बोलेंगे स्वाभाविक प्रेक्षण विधि। ठीक है, इसमें किसी उपस्थित चर के बारे में वास्तविक, स्वाभाविक और सामान्य जानकारी प्रदान करने मिलती है। यदि उदाहरणतः यदि शोधकर्ता छात्र को सीखने के व्यवहार के प्रेक्षण करना चाहता है तो वह छात्रों को एक व्यवहार में प्रेक्षण वास्तविक कक्ष कर सकता है। इस शोध विधि में कृत्रिम वातावरण की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणतया यदि कोर शोधकर्ता अनाथ बच्चों के व्यवहार का परीक्षण करना चाहता है तो शोधकर्ता बिना किसी आचार नीति का पालन करते हुए बच्चों के व्यवहारों और परीक्षण अनाथालय में कर सकता है। यानी इस विधि को अगर हम स्वाभाविक प्रेक्षण विधि है तो पहला है भाई कि हम इसका जो यूज शोध करते हैं उसमें जिस पर शोधा उसको बिना जानकारी के किया। दूसरा, यह जो शोध किया जाता है हम कहाँ करते हैं, डायरेक्ट हमें फील्ड में करना पड़ता है या क्षेत्र में करना पड़ता है, इसको हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी कृत्रिम वातावरण की जरूरत नहीं, यानी वह एक इन्वायरमेंट कह लें बनावटी का इन्वायरमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगला जो रहेगा देखो स्वाभाविक प्रेक्षण में आंकड़ों की विधियां, यानी जो स्वाभाविक प्रेक्षण किया जाता है उसमें आंकड़े भैया बहुत जरूरी हैं। देखो स्वाभाविक प्रेक्षण में शोधकर्ता आंकड़े संग्रह के लिए विभिन्न तकनीकों का यूज कर, यानी डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, अगर स्वाभाविक प्रेक्षण विधि कर रहे हैं तो उसमें हम जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो डाटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, जैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, भाई हमें वास्तविक परिस्थितियों में सहभागी की गतिविधियों का परीक्षण करने के लिए ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग तकनीकें का, यानी अगर हमें किसी पर रिसर्च कर रहे हैं तो हम उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लें, ऐसे कर सकते हैं। डायरी विशिष्ट प्रेक्षण में एकत्र की गई जानकारियों को हम कहानी के रूप में लिख सकते हैं या कहानी के रूप में सूचनाओं के व्यक्ति के व्यवहार के लिए, यानी हम उसको रिकॉर्ड कर लें, लिख लें डायरी वारी में। ठीक है, गणना करना, यह विधि एक निश्चित समय में किसी किमी व्यवहार में आकृति को जानने में सद, यानी किसी ये गणना करना, यानी किसी के टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, ये कह रहे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग हम कर लें। ठीक है, यानी समय के अकॉर्डिंग हम उसको नाप लें कि वो गणना कर लें, यानी इतने टाइम में उसका व्यवहार कैसा है या नहीं है, इसको आधार पे करते हैं। और ये जो इस विधि के बारे हम पढ़ रहे थे वो क्या थी, हमारी जिस विधि के हम बारे में यहाँ पर जान रहे थे वो हमारी जो विधि है उसका हमने बताया क्षेत्र प्रयोग विधि, या आप कह सकते हैं जो हमारी विधि थी स्वाभाविक प्रेक्षण विधि। अभी हमने देखा स्वाभाविक प्रेक्षण विधि को जाना। अगली जो हमारी है सर्वे शोध। सर्वे शोध का मतलब क्या होता है, अगर हमें कोई रिसर्च करनी भैया सर्वे कर लिया जाए। ठीक है, यानी हमें सामाजिक मनोविज्ञान में जानना है कि व्यक्ति व्यवहार कैसे करता है, व्यक्ति का नेचर कैसा है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, समाज में कैसा करता है, जिसको सर्वे के आधार पर जाना जाए, इसी को बोलेंगे सर्वे शोध। क्या होता है आगे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सर्वे शोध। सर्वे शोध एक अप्रयोगात्मक शोध है, यानी अप्रयोगात्मक शोध है जो विस्तृत शोध के रूप में बड़े
प्रतिदर्शन का अध्ययन करता है। इस तरह के शोध को किसी प्रकार के शर्तों के अंतर्गत करना आसान नहीं है। सर्वे शोध में शोधकर्ता प्रश्नावली एवं साक्षात्कार की सहायता से आंकड़े यानी सर्वे अगर शोध करना तो भैया आपको कुछ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना। जैसे सर्वे और वे किया जाता तो पूछते नहीं है फलाना क्वेश्चन, ये पूछेंगे अरे बताइए सही है गलत है, वो अगला बोलेगा हाँ या ना। यानी सर्वे अगर शोध करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो शोध करता है उसको क्या प्रश्नावली तैयार करनी पड़ेगी, यानी भैया क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, उनसे पूछा जाएगा। या साक्षात्कार के जरिए सर्वे शोध यानी आंकड़ों को जुटाया जाएगा। आंकड़ों का संग्रह जनसंख्या के प्रति दर्श में किया, यानी आंकड़े जो जुटाए जाएंगे वह जनसंख्या के अकॉर्डिंग जुटाया जाएगा, यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें यानी आंकड़े रखने पड़ेंगे। यहाँ पर जनसंख्या के मतलब किसी बड़े समूह या कम से कम एक विशेषता के वर्ग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात बाकी समूह से भिन्न हो। जैसे कि कक्षा 10 के प्राथमिक और एक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक शोधकर्ता व्यवहारिक समाजों में शोध में एक उपयोगी तकनीकी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के आंकड़ों का संग्रह में मदद करती है। देखो यहाँ पर सर्वे शोध का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई शोध करना है तो हमें क्या सर्वे के जरिए हम आंकड़े जुटाए, फिर उन आंकड़ों को जुटा करके क्या करते हैं हम उनको शोध करते हैं या उन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं सर्वे शोध विधि। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो रहेगा, सर्वे शोध विधि की सहायता से आंकड़ों को एकत्र करने के लिए प्रयोग में आने वाली कौन से, यानी अगर हमें सर्वे करना है, सर्वे शोध विधि करनी है तो सबसे पहले हम आंकड़े भैया कैसे जुटाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना, पहला काम क्या है प्रतिदर्शना। प्रतिदर्शना अध्ययन किए जाने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। सर्वे शोध के अंतर्गत प्रतिदर्शन तकनीकी अपने आप में आंकड़ों को संग्रह करने में कार्य करेगी। यदि शोधकर्ता किसी संगठन में कर्मियों की कार्य संतुष्टि का अध्ययन करना चाहता है तो शोधकर्ता संगठन के सभी विभागों के 10 कर्मियों को लेकर के अध्ययन कर सकता है। यदि किसी भी प्रकार के पक्षपात से बचने के लिए प्रतिदर्शना का चयन ऐच्छिक रूप से देखो मान लो, ठीक है, मान लो हमें शोध करना है, ठीक है, जैसे मान लो हमें शोध करना है कि कोई 4 जातियां हैं, 4 जाति है, ठीक है, 4 कास्ट हैं, 4 कास्ट जो हैं वह सरकार से संतुष्ट हैं नहीं है, भाई सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, तो हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर थोड़ी शोध करेंगे, हम कुछ 10-15 लोगों को ले लेंगे और 10-15 लोगों का जो रिजल्ट निकलेगा उसी के आधार पर बता देंगे। भैया बताते नहीं है कि 45% लोग सरकार से सहमत हैं, 40% सरकार से सहमत नहीं है। जैसे कई बार इलेक्शन होता आपने देखा होगा ना, बोलेंगे इतने % लोग कहते हैं फलाना प्रधानमंत्री बने, इतने % लोग कह रहे हैं फलाना प्रधानमंत्री बने, ऐसे आपने कई सारी चीजें में देखा होगा। इसी को सर्वे शोध विधि प्रतिदर्शना का मतलब होता है कि परसेंटेज के आधार पे आंकड़े निकाले जाएं। ठीक है, मान लो कि बहुत बड़े लेवल पे 10 लाख लोग हैं, ठीक है, तो हम 10 लाख लोगों पर शोध ना करें, 10 लाख लोगों पर सर्वे ना करें, 10 लाख में से हम 100 लोगों पर शोध कर लें और 100 लोगों पर जो रिजल्ट निकले बाकी उसी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट को बता दें या पूरी जनसंख्या का हम अनुमान लगाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं भैया प्रतिदर्शना। ठीक है, किसी भी प्रकार के पक्षपात से बचने के लिए यादृच्छिक रूप के इसी को प्रदर्शना कहते हैं। अगला इसमें सर्वे शोध करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रश्नावली बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्रश्नावली बना सकते हैं। प्रश्नावली एक प्रकार से पेपर पेंसिल पर बहुविकल्पीय परीक्षण विधि है जिसमें व्यक्ति का सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना होता है। शोधकर्ता कम समय में प्रश्नावली की सहायता से बड़े प्रतिदर्शन के आंकड़ों को संग्रह कर, यानी क्वेश्चन आंसर पूछ करके ना भैया क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा कि भैया इससे संतुष्ट हो कि नहीं हो, या विकल्प दिया जाएगा, यानी प्रश्नावली विधि। इसमें इसका भी प्रयोग कर सकते, इसके जरिए भी हम आंकड़े क्या कर सकते हैं, जुटा सकते हैं। जैसे मेल सर्वे, सामूहिक केंद्र सर्वे, घर घर जाकर सर्वे भी कैसे करना भैया, मेल उल के जरिए। आप तो बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, लोगों को मेल भेज दो, उन पर क्या एक पन्ना चला जाएगा, वो भर देंगे, उससे हो जाएगा सर्वे हो जाएगा। सामूहिक केंद्र सर्वे यानी ये कहीं पर सर्वे केंद्र बने, वहां पर लोग जाएं अपना सर्वे करके आए खुद। घर घर जाकर के भी सर्वे किया जाता, देखा होगा ना, कई सारे घर घर जाकर के सर्वे किया, भैया पूछेगा, वो आपके घर पर आएगा, ऐसा है वैसा है, पूछे सर्वे। इसके इन सारी चीजों के जरिए सर्वे कर सकते हैं। अगला जो जिसका हमें मेल सर्वे क्या होता है, आपको मेल सर्वे जैसे मैंने बताया, मेल ओल के जरिए जब सर्वे कर लिया जाए, यानी उनको इंटरनेट पर उनके एक पेपर भेज दिया जाए और वो अपना टिक मार के भेज दें हम क्या चाहते हैं क्या नहीं।
सामूहिक प्रश्नावली क्या होती है? यह प्रश्नावली विधि के उपयोग में एक पारंपरिक विधि है। इसमें विधि में शोधकर्ता बहुत बड़ी मात्रा में सहभागियों को एक निश्चित समय स्थान पर बुलाता है और इस शोधकर्ता समूह में सभी प्रतिभागियों को संचित प्रश्न दिए जाते हैं एवं सहभागी से प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया और अनुरोध, यानी क्या किया जाए, एक जगह निर्धारित की गई। भैया क्या करते हैं, इसमें एक जगह निर्धारित की जाती है और लोगों को बुलाया जाता है, उनको एक जैसे सर्वे करने के लिए क्या एक पेपर मिलता है ना, उस पर क्वेश्चन आंसर रहते हैं, उस पर कई बार टिक मार्किंग रहती है, यानी उन लोगों को किसी स्थान पर उसके जरिए शोध किया। घर घर जाकर के भी सर्वे किया जाता है। घर घर जाके सर्वे कैसे करोगे, जब घर घर जाकर के शोध किया जाता है उसमें क्या लोगों से साक्षात्कार भी हो सकता है, भैया उनसे पूछो, जानकारी लो उसको, या साक्षात्कार भी कई प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। ठीक है, अगर हम साक्षात्कार की बात करें तो इंटरव्यू कई प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, जैसे संचरित साक्षात्कार है, असंचरित साक्षात्कार है, टेलीफोनिया। देखो भैया संचरित साक्षात्कार का मतलब होता है कि जब जिसका व्यक्ति का हम इंटरव्यू ले रहे हैं ना, उसके आमने सामने बैठ करके इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, असंचरित साक्षात्कार का मतलब होता है कि हम जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो कहीं और पर बैठा है, हम कहीं और पर बैठे हैं, इस तरह के इंटरव्यू हैं। टेलीफोनिया साक्षात्कार क्या होता है, फोन पर जब साक्षात्कार लिया, आपने देखा कोरोना काल में ना बहुत लोगों का नौकरी लगा ना, को फोन आता है ना, फोन पर ही आपने सुना कि बहुत लोग फोन पर ही इंटरव्यू दे रहा, मोबाइल पर ही इंटरव्यू दे रहा, उसी को बोलते हैं टेलीफोन पर या इस पर। ऐसे भी दूसरा क्या होता है, ग्राफिक साक्षात्कार, यानी जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है, उसका फोटो हमको दिख रहा है लैपटॉप में और हमारा फोटो वो देख रहा, इस प्रकार के आमने सामने। देखो मान लीजिए आपकी नौकरी ऑस्ट्रेलिया में लग गई है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया आपको नौकरी, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी होगी भैया बोलेगी तुम्हारा हम इंटरव्यू लेंगे, तो जब बोला उसने तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया तुमको बुलाएंगे नहीं, बल्कि तुम इंडिया में ही रहोगे, इंडिया में रहोगे और वीडियो कॉलिंग के जरिए आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। यानी साक्षात्कार में भी कई वैरायटी हैं, कई टाइप हैं, यानी साक्षात घर घर जाकर के जो साक्षात्कार किया जाएगा उसमें भी कई प्रकार हैं और कई टाइप्स हैं। यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डाटा और आंकड़ों को कई लेवल पर इकट्ठा कर सकते हैं। ऐतिहासिक शोध विधि क्या होती है, सबसे अगला आप देखेंगे हमारी जो शोध विधि है क्या है, ऐतिहासिक शोध क्या होता है, इसको देखिए। कई बार शोधकर्ता या सामाजिक मनोविज्ञान पहले से उपस्थित आरेखों का अध्ययन करके मानव व्यवहार के बारे, यानी ऐतिहासिक शोध विधि का क्या होता है, कई बार शोधकर्ता क्या कहता है, सामाजिक मनोविज्ञान पहले से जो अध्ययन किए गए उनके आधार पर जो जानकारी, मान लो कि आज मैं अध्ययन करने जा रहा हूं कि फला जाति के लोग पूजा पाठ कैसे करते हैं या धर्म को कैसे मान रहे हैं, तो उससे मेरे से पहले भी कुछ लोगों ने रिसर्च कर रखा होगा ना, तो उन लोगों ने जो रिसर्च कर रखी है ना, उनके आंकड़े मैं इकट्ठा कर लूं और उसके आधार पर मैं जानकारी इकट्ठा कर लूं। मान लो तुमको कि राजस्थान का इलाका है, ठीक है, राजस्थान में तुमको शोध करना है, ठीक है, तो राजस्थान में भैया तुमसे पहले भी तो लोगों ने राजस्थान पर शोध कर रखा होगा, रिसर्च कर रखी होगी, तुम उन लोगों ने जो बता रखी चीजें उनके अध्ययन के आधार पर क्या कहते हैं, मानव व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल कर लो। दार्शनिक या शताब्दियों से उपलब्ध प्रमाणिक दस्तावेज की सूचनाएं से सामाजिक मनोविज्ञान से लाभदायक, मान लो कि बहुत पुरानी परंपरा है, यानी इतिहास में जो बताया गया है या जो पुरानी परंपरा है उनमें जो बताया गया उनके आधार पर जब शोध किया जाता है उसी को बोलते हैं ऐतिहासिक। यानी इतिहास के आधार पर भैया इतिहास में बताया जाता कि ये ऐसे थे, वो वैसे थे, उनका ऐसा रिएक्शन था, उनका स्वभाव ऐसा था, यानी ऐतिहासिक शोध विधि इस प्रकार के ये समाज मनोविज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। शोधकर्ता पहले से उपस्थित पात्रों, भाषणों, सूचनाओं को, आंकड़ों को एक आरेख के रूप में इकट्ठा करता है, यानी पहले से जो भैया भाषण दिए गए हैं, जो विचार हैं, जो सूचना है, उनको आंकड़ों के रूप में इकट्ठा करेगा। शोधकर्ता इंटरनेट से संबंधित साधन जैसे वेब, संचार, मीडिया, इंटरनेट आदि से डाटा का विश्लेषण करके व्यक्तियों के व्यवहार में जानकारी, यानी व्यक्ति करेगा भैया इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए या वेबसाइट के जरिए क्या करेगा, डाटा को इकट्ठा करेगा और मानव व्यवहार के बारे में जानकारी करेगा। कई बार शोधकर्ता ऐतिहासिक शोध के साथ एक सहयोगी शोध विधि जैसे क्षेत्र शोध विधि या प्रत्यक्ष शोध विधि का भी प्रयोग क्या करते हैं, जैसे अन्य शोध विधियों का भी इसमें क्या होता है, कई बार यूज कर लेते हैं। ऐतिहासिक शोध का उपयोग वास्तविक और सांसारिक सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले पोस्ट का विश्लेषण समाज मनोविज्ञान में एक बड़ा डेटा प्रदान करता है। यानी आज देखोगे जैसे तुमको शोध करना है, ठीक है, तो सोशल मीडिया पर जैसे लोगों का रिएक्शन है, जैसे लोग बोल रहे हैं, उससे भी तुम शोध करते हो। आज जो सोशल मीडिया है वो लोगों का विचार कैसा, लोग की बातें कैसे, लोगों का वक्तव्य कैसे। आज जैसे तुमको शोध करना है कि बच्चे जो हैं
उनका रिएक्शन कैसा है या उनका स्वभाव कैसा, उनका नेचर कैसा है। तो तुम जहाँ पर बच्चों का चैनल हो या जहाँ पर बच्चे एक्टिविटी करते हो या जहाँ पर बच्चों से जुड़ी जानकारी हो या जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उनके चीज़ों को पढ़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं कि उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी सोशल मीडिया का पोस्ट जो पढ़ती हैं उनका विश्लेषण करके भी हम एक मनोवैज्ञानिक डाटा को इकट्ठा कर सकता है। इस तरह का डाटा बहुत कम समय में और समय और खर्च में हासिल हो जाएगा। यानी इस प्रकार का हमें डाटा इकट्ठा करना, भाई समय भी कम लगेगा, हमें सोशल मीडिया पर जाकर के लोगों का पढ़ लेना है कि उनके विचार उचार कैसे हैं, उसके आधार पर हमको शोध कर देना है, समय भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा। ठीक है, इस आधार पर ऐतिहासिक शोध विधि के कौन कौन से स्रोत हैं। पहला देखो सरकारी संस्थान है भैया, अगर ऐतिहासिक शोध विधि करोगे तो तुम्हारा कहाँ से डाटा को ले सकते हो भैया, सरकारी संस्थान है वहाँ से ले सकते हो, सरकार जो तमाम तरह के सर्वे वर्वे करती है वहाँ से ले सकते हो। शोध संस्थान है, किसी ने भैया पहले शोध कर रखा उसके यहाँ से उठा लो। ठीक है, स्कूल और शिक्षण संस्थान, स्कूलों में जो रिसर्च करके वहाँ से। उद्योग व्यापार कर्मचारी उद्यम संबंधित मामलों के व्यापार एवं उनसे जानकारी ले सकते हो। लास्ट में जो हम देखेंगे वो हमारा क्या रहेगा, सह संबंधी शोध क्या था। सह संबंधी शोध क्या था, यह एक अप्रयोगात्मक शोध विधि है जिसके शोधकर्ता चरों के बीच संबंध को जानने का प्रयास। यानी एक जो शोध विधि सह संबंधी है अप्रयोगात्मक, यानी इसका यह प्रयोगात्मक, ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं यूज की जाती है, जिसमें शोधकर्ता चरों के बीच, चरों का मतलब होता है कारक यानी फैक्टर्स। ठीक है, चर बार बार इन्होंने चर बोला है, चरों बोला, चर या चरों का मतलब क्या था, फैक्टर। यानी किसी भी चीज में जो फैक्टर यानी प्रभाव डालते हैं, परिवर्तनशील करते हैं, उसी को बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, देखो यह अप्रयोगात्मक शोध विधि है जिसमें शोधकर्ता चरों के बीच संबंध जानने का प्रयास। यानी इस शोध विधि में क्या करता है, जो शोधकर्ता होता है किसी भी चीज में कैसा संबंध है, ठीक है, उसको जानने का प्रयास करते हैं भैया। शोधकर्ता कुछ चरों को पहचान करके यह जानने की कोशिश करता है कि चरों के बीच संबंध किस सीमा तक है, अर्थात एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में कितना कह रहे हैं कि एक परिस्थिति बदलने से दूसरी परिस्थिति में कैसा परिवर्तन आएगा। एग्जाम्पल से बताऊं कि जैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम है, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो हमारा समाज का बिहेवियर कैसा होगा, हमारा समाज कैसे समझेगा। यानी एक परिस्थिति बदलने से दूसरी परिस्थिति कैसे बदलती है, इसको कह सकते हैं सह संबंधी शोध। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे समाज में भैया कि शराब बंद हो गई, तो शराब बंद होने से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या परिवर्तन है। यानी एक चर होने से, यानी मान लो हमने जैसे मैंने बताया लीकर बैन कर दी, लीकर अगर हमने बैन कर दी, शराब पाबंदी हो गई पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो क्या होगा, उसको बंद होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी इन दोनों में, यानी मान लो दो परिस्थितियों को जोड़ने, यानी संबंध क्या है, यानी दोनों में संबंध हमें कैसे दिखाई, जैसे मैंने एजुकेशन का बताया, उसी प्रकार से और भी आप उदाहरण के लिए कर्मचारियों की प्रेरणा में वृद्धि कार्य संतुष्टि को बढ़ेगी या नहीं। इस विधि के अंतर्गत शोधकर्ता चरों के बीच सह संबंध की जानकारी करते हैं, लेकिन किसी भी चर में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। देखो दो परिस्थिति है, एक परिस्थिति चेंज होने से दूसरी परिस्थिति कैसे बदलेगी, इन दोनों में संबंध कैसे उसको बताया जाता है। लेकिन इसमें जो शोधकर्ता है वह परिस्थिति बदलते नहीं है। ठीक है, परिस्थिति वैसे रहेंगी, यानी शोधकर्ता परिस्थितियों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता है, लेकिन एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति से में किस प्रकार का अलायंस है या किस प्रकार का संबंध है, उन संबंधों को सह संबंधी शोध विधि के जरिए जाना जा सकता है। दो चरों के बीच संबंध नकारात्मक या सकारात्मक या कोई संबंध नहीं हो, यानी दो चरों के बीच, जैसे मानता हूं मैं शोध करना है कि जैसे है एक दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त में अगर परिवर्तन है, किसी का कोई फ्रेंड है, ठीक है, कोई फ्रेंड है वो बहुत अमीर है, उससे एक गरीब व्यक्ति ने दोस्ती कर लिया, ठीक है, गरीब लड़के ने कर लिया है, तो अमीर की दोस्ती होने से गरीब व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कोई गरीब व्यक्ति है उससे अमीर ने दोस्ती कर लिया, तो उन दोनों में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब भैया किसी की गरीबी अमीरी तो बदल नहीं सकते हो तुम, अमीरी गरीबी हम बदल नहीं, लेकिन अमीर व्यक्ति के साथ गरीब व्यक्ति का जब संबंध होगा, रिलेशन होगा, तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा, दोनों में क्या चेंज आएगा, इसको यानी इसी चीज को यानी सह संबंधी शोध विधि के जरिए इन प्रकार के, यानी इसमें नकारात्मक या सकारात्मक या क्या पता भाई, कई बार क्या होता पॉजिटिव प्रभाव पड़ जाए, क्या पता नकारात्मक प्रभाव। मान लो एक शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसके साथ शराब ना पीने वाला व्यक्ति अगर उसके संपर्क में आता है, ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वह शराब का सेवन करता है, एक व्यक्ति उसके साथ अगर उसके दोस्ती होती है जो शराब नहीं पीता है, तो क्या जो शराब पीने वाला व्यक्ति है, क्या जो अब नहीं पीता है उसमें किस प्रकार के, क्या वो पीना शुरू कर देगा, या कहते हैं नकारात्मक, क्या वो नहीं पिएगा,
या कह सकते हैं इसी प्रकार के संबंधों को जानने के लिए हम सहज संबंधी शोध विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, या इसी प्रकार से हम सहज संबंधी जो हमारी शोध विधि है उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें स्व आकलन के जो प्रश्न है, जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ये हमारी सारी विधियां हैं। ठीक है, जितनी विधियां मैंने आपको सारा बता दिया। और तीसरा जो चैप्टर है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी शोध विधियां, अगला एक चैप्टर और है उसमें भी हमने बहुत सारी शोध विधियों का प्रयोग किया, उन सारी शोध विधियों को भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हेलो।